हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपका व्हेन ए डायपोल इज पुट इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो बाहर से अप्लाई की जाती है। इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं, बाय मैग्नेट, बाय फ्लोइंग द करंट इन कंडक्टर। ठीक है, सोर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड वो आपको पता ही होता है, बट प्रैक्टिकली बता रही हूँ मैं आपको। कि जब भी लैब में जाते होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के ये सोर्सेज होते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक स्पेशल नाम लिख रखा है लार्मर फ्रीक्वेंसी। वैसे तो ये मेन हेडिंग होना चाहिए था आपके टॉपिक का, लार्मर प्रेसिएशन या फिर लार्मर फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करनी है, बट आप एज ए क्वेश्चन भी इस टॉपिक को कर सकते हो। टॉपिक क्या है आपका कि जब भी आप एक डायपोल को कहाँ पुट करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। अब आप बोल रहे हैं कि ये जो डायपोल है ये क्या है, तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को कैलकुलेट किया था, जिसकी वैल्यू यहाँ पर तो हम यही लिखूंगे फिलहाल तो मैं, कि जो म्यू एल है, यानी फ्रॉम लास्ट लेक्चर द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक, किसकी वैल्यू, ये आपकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की। ठीक है, वो वैल्यू आपकी आई थी पूरी कैलकुलेशन के बाद। म्यू एल बराबर है माइनस जी एल ई बाय में 2m एल। अब ये क्या कह रहा है कि अगर आप इस म्यू एल को, म्यू एल मतलब आपने क्या किया था, फॉर एग्जांपल ये आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बना दी, यहाँ पर आपने क्या कर दिया, जो म्यू एल है उसको रखा है और म्यू एल की डायरेक्शन इस तरफ है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब अपोजिट है किसके, एल के। और एल क्या था आपका, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो ये आपका एंगुलर मोमेंटम है, तो इसका मतलब ये जो मैंने ब्लैक छोटा सा डॉट बनाया है, इसको आप ये बोल सकते हैं कि ये फिलहाल आपका क्या है, डायपोल मोमेंट है। अब डायपोल मोमेंट को जब आप एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन मैंने क्या ली है, आप यहाँ पर लिख के चलेंगे कि मैंने है ना बी जेड कैप ली है। ठीक है, जेड कैप से तो आप फैमिलियर हो गई, बिकॉज ये तो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आपको ये तो लेना ही पड़ेगा कि एक्स में बात कर रहे हो, जेड में। जेड हमने बस वैसे ही जस्ट रेफरेंस के लिए ली है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड मैंने कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई करी है, जेड डायरेक्शन में। अब आपको इतना पता है कि जब भी ये आपका डायपोल है, इस डायपोल के अंदर सपोज ये इतना सा डायपोल है, ये जो डायपोल है इसका जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो इसका मतलब जो इसका म्यू एल है उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इससे अपोजिट। ये तो इस रिलेशन से आपको समझ में आ रहा है, जो कि हमने पीछे भी एक्सप्लेन किया है। तो ये है आपका म्यू एल और ये भी क्या है आपका एल। अब क्या होता है, ये सिचुएशन है आपकी, सिर्फ क्वेश्चन लिखा है मैंने, अभी तक आंसर नहीं बताया है। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि डायपोल था, तो हमने डायपोल को ले लिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर दो, तो मैंने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर दिया। और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और जो डायपोल है उसके बीच में मैंने एंगल लिया है, नॉर्मल नहीं लिया, क्योंकि जब हम जनरली बात कर रहे होते हैं तो कोई स्पेशल एंगल नहीं चूज करते कि 90 लेना है या 45 लेना है या 35 लेना है। हम क्या कहते हैं कि हम यहाँ पर एंगल कौन सा ले रहे हैं, थीटा। ओके, अब देखो क्या हो रहा है कि कह रहा है आपको कि सोचो कि क्या होगा जब आप एक डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दोगे, तो लिखो क्या होगा। इसका मतलब है डायपोल है तो इसका लिखेंगे यहाँ पर व्हेन मैग्नेटिक डायपोल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल magnetic field, then the magnetic dipole will interact। ये जो वर्ड है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही आपके क्वेश्चन का एक्चुअल में आंसर है। इंटरेक्ट विद मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सपीरियंस लिख सकते हो या फील लिख सकते हो द टॉर्क। अब एक नई क्वांटिटी आ गई जिसका नाम क्या है, टॉर्क। ये होगा, ये इसी एक वर्ड में आपका या एक लाइन में कह सकते हो कि आपको आंसर मिल गया कि ये हमारा आंसर है कि जब भी आप
डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दोगे तो एक तो वो इंटरेक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ और क्या फील करेगा, टॉर्क फील करेगा। नॉर्मल सी चीज़ है। वैसे भी टॉर्क की जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो टॉर्क क्या है, जब भी एंगुलर में एंगुलरली कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा होता है तो वहाँ पर हम फोर्स नहीं बोलते एक्चुअली में, हम उसको क्या बोलते हैं कि टॉर्क अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये टॉर्क है। ओके, अब टॉर्क अप्लाई हो रहा है तो उस टॉर्क को निकालना पड़ेगा। ओके, और आपको एक बात समझा दे रहे हैं यहाँ पर ये कैसे इंटरेक्ट हो रहा है। सपोज कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसके साथ क्या बना रहा है, सपोज कि ये जो है ये इतना पोर्शन आपका एल है, ये आपका म्यू एल है। तो जब भी ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो इसके ऊपर टॉर्क अप्लाई होगा, मतलब ऐसे ये मूव करेगा इसके चारों तरफ, यानी लाइक दिस, ऐसे ऐसे इस तरीके से ये मूव करेगा। ठीक है, ऐसे कंप्लीट ये घूम नहीं रहा है, बट यहाँ पर बोर्ड पे दिखाने की कोशिश अगर मैं करूँ तो ये ऐसे ऐसे मूव करेगा जब भी आप इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दोगे। और एक और बात, सिर्फ और सिर्फ हर एक पॉइंट पे एल की डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। मैग्नीट्यूड चेंज कैसे नहीं होगा, अब जैसे आप इसको रख रहे हो, चाहे अब ये यहाँ पर है चाहे यहाँ पर है, तो एल तो उसका सेम ही है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई है। तो जब भी ऐसे ये जैसे ऐसे ये प्रेशेशन कर रहा होता है, प्रेशेशन मतलब इस तरीके से चक्कर काटेगा वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड लाइक दिस, कैसे, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे चक्कर काटेगा ये मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो एल है, एल आपका क्या होगा, हर एक उस पे पोजीशन पे डायरेक्शन डिफरेंट होगी बट मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। मैग्नीट्यूड तो आपको पता ही है, जस्ट उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से होता है, मतलब जस्ट हर एक पॉइंट पे लेंथ क्या रहने वाली है उसकी, सेम। तो इतना क्लियर है हमें, एल तो ठीक है आपका, बट हर एक पॉइंट पे आपकी जो डायरेक्शन है वो क्या कर रही है, चेंज हो रही है। और एक बात और पता चल गई क्या, कि वो क्या फील कर रहा है, टॉर्क। अब टॉर्क को देख लेते हैं एक बार। टॉर्क की नोटेशन होती है आपकी टाउ, और टाउ क्या होता है आपका, अगर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते तो जो फॉर्मूला है आपने पढ़ रखा होगा, P क्रॉस E होता है, यानी P मतलब क्या है, डायपोल मोमेंट, और यहाँ पर जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म फील्ड है। दोनों में बहुत फर्क होता है। अगर आप नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लगाओगे तो सिर्फ टॉर्क की वैल्यू ये नहीं आएगी, जो भी लिख देती हूँ मैं, क्या है टॉर्क की वैल्यू, M क्रॉस D। M का मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट से होता है, बट हम यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट की नोटेशन क्या लेके चल रहे हैं, म्यू एल, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, म्यू एल ही लिखेंगे। नॉर्मल क्या होता है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर में पढ़ते हो तो यहाँ पे होता है M क्रॉस में B, और ये क्या है आपका डायपोल मोमेंट है। तो ये होता है जब आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, किसको, जो भी आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसको। अगर नॉन होमोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख दोगे तो रिजल्ट ये नहीं आएगा। इसके साथ एक और एक्स्ट्रा टर्म आएगी जो कि फिलहाल हमारे काम की नहीं है। हमने यहाँ पर स्पेशली लिखना होगा कि हम कौन सी फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं, यूनिफॉर्म फील्ड को, यानी कि हर एक पॉइंट पे जो फील्ड है वो क्या है आपकी, डिफरेंट है। क्लियर है, ये तो मेरे स्टार्टिंग में लिख देना चाहिए था वैसे, बट कोई नहीं। अब हमारे पास टॉर्क आ गया, इसका मतलब है टॉर्क की डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी आपको। टॉर्क की डायरेक्शन कैसे बताते होते हो, जो पहला वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में तो आपको क्या करना है, अपनी फिंगर्स को करना है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में घुमा दो उसको तो आपको टाउ की डायरेक्शन मिल जाएगी। ओके, और जब आप निकाल के देखेंगे ये डायरेक्शन तो म्यू एल, तो इसके बाद क्या है, एक बार डायरेक्शन को भी देख लेते हैं। एक्चुअल में क्या है, पहले म्यू एल की वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड थी, और यहाँ पर आप थीटा मैंने डिफाइन कर दिया। ये थीटा किसके बीच का है, एल के बीच का और बी के बीच का। लिख देते हैं यहाँ पर एल के बीच में और बी के बीच में जो एंगल है वो कितना है आपका, थीटा। और एक और बात, जब भी आप यहाँ पर उसको रख रहे हो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को, वो कुछ इस तरीके का होगा, तो उसकी जो पोजीशन है वो भी बार बार में ऐसे चेंज होती जा रही है। जब वो मूव करेगा ना, मतलब जब एल जैसे जैसे चेंज होगा तो आपकी इसकी डायरेक्शन भी ऐसे चेंज होती रहती है। तो आप इसको डॉट 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 से ऐसे बना दें कि ये भी हमारा इस तरीके से डायग्राम बनेगा। ओके, अब एक बार वैल्यू पुट करो, टाउ की डायरेक्शन निकाल लेते हैं। टाउ की डायरेक्शन एक बार क्या होगी, म्यू एल की वैल्यू को पुट किया मैंने, माइनस के जी एल ई बाय में 2m एल, और यहाँ पर क्या है क्रॉस, और यहाँ पर क्या है बी। अब देख सकते हैं हम
टाउ की डायरेक्शन। टाउ की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? L क्रॉस B, यानी कि जो भी आपका L होगा, माइनस को 2 मिनट के लिए नेग्लेक्ट करके चले, ऐसे डायरेक्शन निकालते होते हैं हम। जो भी L है आपका B की डायरेक्शन में जब घुमाओगे तो लेफ्ट में क्या, लेफ्ट में आएगा आपका, लेकिन माइनस की वजह से किस में चला जाएगा? राइट में। तो इसका मतलब है जब राइट हैंड रूल से, बाय राइट हैंड रूल अगर आप अप्लाई करते हो तो जो डायरेक्शन है वो किस में जाएगी? आपकी राइट में। क्लियर है इतना? अब क्या करें हम यहाँ पर? L क्रॉस B तो हमने पता कर लिया। अब जो हमारा इन एक्चुअल में टॉपिक बनने वाला है उसको देख लेते हैं कि क्या हुआ। हम एक्चुअल में निकालना क्या चाह रहे हैं? लार्मर फ्रीक्वेंसी। ये इंपॉर्टेंट बात थी भाई कि जो टॉर्क को फील करेगा और इंटरेक्ट करेगा। इसके बाद ये डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा, क्योंकि लार्मर फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए, और लार्मर फ्रीक्वेंसी होती क्या है? ये लार्मर प्रेसेशन भी बोल सकते हो आप। ऐसे घूमना यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट जब L ऐसे ऐसे प्रेसेशन कर रहा होता है, यानी कि ओरिएंटेशन जस्ट, उसको ही हम लार्मर फ्रीक्वेंसी लार्मर प्रेसेशन बोलते हैं। और जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वो प्रेसेशन कर रहा होता है उसको बोलते हैं लार्मर फ्रीक्वेंसी। अब जब हमारी निकल के आएगी इस टॉपिक का रिजल्ट तो एक्चुअल में वो क्या होगा? लार्मर फ्रीक्वेंसी होगी। तो देख लें एक बार। अभी आपने बताया कि अभी अभी एक डायग्राम बनाया था हमने जिसका नाम था, ये आपका डायपोल हो गया सपोज, नॉर्मल लेके चलते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। ये आपका L था, इतना तो पता है आपको कि ये L वेक्टर B के साथ है, ठीक है? तो ये B के साथ ऐसे है और ये B के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। थोड़ा सा डायग्राम टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो है मतलब ये एक्सटर्नल फील्ड होगी, ये जो L है वो B के साथ ऐसे एंगल बना रहा है थीटा। तो इसका मतलब ये फैक्टर किस में जाएगा? L कोस थीटा, यानी ये इतना पोर्शन, ये इतना पोर्शन किसके अंदर जाने वाला है? L कोस थीटा। बार बार मैं मैग्नीट्यूड क्यों लगा रही हूँ इसको, जो भी L के बराबर में या फिर L के मैग्नीट्यूड क्यों लगाया जा रहा है, ये बताने के लिए कि L का जो मैग्नीट्यूड है वो हर पॉइंट पे सिमिलर है। अगर ये परपेंडिकुलर में आपका थीटा के साथ ये वेक्टर कितना एंगल बना रहा है? साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर में क्या बनाता है? L साइन सॉरी इसके साथ तो बनाता है कोस थीटा का, इसके साथ किसका बनाता है? साइन थीटा का। तो इसका मतलब ये फैक्टर क्या होगा आपका? L साइन थीटा। अगर ये बात किसी को नहीं पता है तो प्लीज़ अपना +1 की एक बार कंपोनेंट सिस्टम जाके देख ले। अगर ये जो वैल्यू है ये इसके साथ L कोस थीटा बना रहा है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर में क्या बनाएगा? ये L साइन थीटा। और ये वैल्यू क्या है? सिमिलर है, तो इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो एंगल है वो कितना है आपका? 90 डिग्री का। तो आई होप क्लियर है। अब यहाँ से आपको डायरेक्टली दिख रहा है क्या कि जो रेडियस है ना, रेडियस का फैक्टर कितना है आपका? L साइन थीटा। तो लिख ले, जो यहाँ के बाद मतलब इस पोर्शन के बाद, चलो यही कर देते हैं, जो R है आपका यानी कि जो रेडियस है वो किसके बराबर है आपकी? L के ऊपर वेक्टर और साइन थीटा। अब आपको जो फाई है, फाई एक्चुअल में मैं एंगल की बात कर रही हूँ, बट फाई मतलब यहाँ पर मैं ये कह रही हूँ कि स्मॉल एंगल की बात है। अगर मैं बिल्कुल फाई एंगल की बात करूँ तो आपको पता है थीटा इक्वल्स टू क्या होता है आपका? आर्क बाय में रेडियस। फाई मैंने इसीलिए लिया है बिकॉज जब ऐसे ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे पूरा घूमता है ना तो 0 से लेकर 2 पाई कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है। दैट्स वाई मैंने इसको 2 मिनट के लिए फाई बोला है कि जिस एंगल से, जिस फ्रीक्वेंसी, इसी से फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी। अब तो हम इसको क्या बोल रहे हैं कि इस एंगल से यानी कि इस फाई से वो क्या करने लग रहा है? कंप्लीट 2 पाई के अंदर वो रिवोल्व कर रहा है। अब देखो ये इस थीटा की बात नहीं है, ये ऊपर वाले पोर्शन की बात है। अभी मैं इसको अलग से बना रही हूँ ऐसे। अगर 2 मिनट के लिए मैं इतना सा फैक्टर काट लूँ यहाँ से तो ये क्या होगा? DL होगा, क्योंकि L ही है। तो ये तो आपका क्या है? DL है। अगर मैं यहाँ से इन दोनों पोर्शन को मिला दूँ तो ये एंगल कितना है आपका? फाई एंगल है। ये ध्यान से सोचिए, ये कंप्लीट ऐसे ऐसे रिवोल्यूशन कर रहा है। तो ये जो फाई है वो आपकी किसके बराबर होती है? आर्क बाय में रेडियस। जो ये आर्क है वो क्या है आपकी? DL है। और रेडियस क्या है आपकी? R है। इतना तो अंडरस्टूड है ना आपको। अब क्या करें?
ये आर की वैल्यू तो पुट कर सकती हूँ मैं अब यहाँ पर, तो आर की वैल्यू को पुट करो। आर क्या है, एल साइन थीटा। अब ये जो है ना टाइम के साथ क्या किए जा रहा है, मतलब टाइम के साथ ही रिवॉल्व कर रहा है। तो टाइम के साथ जब रिवॉल्व कर रहा है तो इसको मैं क्या कह सकती हूँ, दोनों तरफ डी फाई बाई डी टी, ये सॉरी डी फाई था, सॉरी डी फाई था ये, तो डी टी से वो कर दोगे इसको दोनों तरफ, तो क्या होगा, ये है ना मतलब फाई, ये जो फाई है वो टाइम के साथ जैसे जैसे घूम रहा है वो क्या होती है आपकी फ्रीक्वेंसी। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ओमेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पर एक क्या नाम दे रहे हैं कि ओमेगा। और ये जो डी एल अपॉन में डी टी है ये तो वैल्यू आपको पता होती है, ये किसकी वैल्यू है, टाउ की वैल्यू है। और ये जो एल साइन थीटा है इसको 2 मिनट के लिए ऐसे रख लो, एल साइन थीटा। इसके बाद यहाँ कर रही हूँ, टाउ की वैल्यू क्या है, म्यू क्रॉस बी, और आपको पता है कि क्रॉस कैसे जाता है, साइन थीटा में। तो इसका मतलब है जो ओमेगा है वो किसके बराबर आ गया आपका, म्यू बी साइन थीटा, डिवाइडेड बाय में क्या है, एल साइन थीटा। लगा ही लो मैग्नीट्यूड इनके, सिमिलर सिमिलर रिजल्ट दिखेंगे आपको, वैसे ही मतलब थोड़ा सा फर्क दिखेगा बस आपको। तो साइन थीटा से साइन थीटा खत्म, तो ओमेगा किसके बराबर आ गया भाई, म्यू के ऊपर वेक्टर, एल के ऊपर वेक्टर, और यहाँ पर क्या है आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है, तो ये है आपकी लार्मर फ्रीक्वेंसी। अलग से टॉपिक मिलेगा आपको लार्मर प्रिसिशन का, लेकिन हमने क्वेश्चन के साथ टॉपिक को किया है। क्वेश्चन चाहे ऐसे आ जाए चाहे लार्मर फ्रीक्वेंसी से आ जाए, आप इजीली कर सकते हो। तो ये आपका ओमेगा था, और अगर आपसे बाय चांस ये एंगुलर थी, ये अगर आपसे एफ पूछ लिया जाए तो एफ भी आप इजीली कर सकते हैं। और जो एफ की वैल्यू है वो आपकी क्या होती है, ओमेगा बाय में 2 पाई, ओमेगा बाय में 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू को पुट कर दे, और यहाँ पर जो वैल्यू है कौन सी, ये जो ओमेगा बाय एल है, ये वैल्यू आप यहाँ से दोबारा से भी पुट कर सकते हैं। यानी कि मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो माइनस के ई बाय में 2m इस तरीके से भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, वो देख लेना, इतना भी छोड़ सकते हो, बट रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। क्या पता न्यूमेरिकल में आपसे इस वैल्यू से रिजल्ट निकलवा रहे हैं या इस वैल्यू से, तो देख लेंगे उसको। तो आज के लेक्चर में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक किया है लार्मर फ्रीक्वेंसी का। 2 मिनट के रिवीजन में बता देती हूँ मैं कि जब भी हमने स्टार्टिंग में लिया है तो एक इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है उसको हम करंट लूप कंसिडर करके चल रहे हैं। देखो इलेक्ट्रॉन बेशक से ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन अगर आप इसको नहीं दिखा रहे हो तो ऐसे आप दिखा दो कि मैंने इसको क्या कंसिडर किया है कि ये एक करंट लूप है। ओके, क्यों कंसिडर किया है वो भी आपको बता दिया है, वेलोसिटी को कंपेयर कराया है एक्चुअली कि कितना फास्टली मूव कर रहे हैं हम, उस तरीके से। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया है, ये रिजल्ट हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। उसके बाद हमने जस्ट इतना किया है कि जब भी मैग्नेटिक डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो वो टॉर्क भी फील करता है, तो टॉर्क का फॉर्मूला लिख दिया। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कौन सी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो म्यू एल क्रॉस में बी। इसके बाद हमने क्या कर दिया, म्यू एल की वैल्यू को पुट कर दिया, एल क्रॉस बी की डायरेक्शन को देख लिया, और हमने आर की वैल्यू को फाइंड आउट किया है जस्ट कंपोनेंट सिस्टम से, जो हम 12th तक करते हैं। ओके, वेक्टर वाले चैप्टर में। उसके बाद हमने फाई को निकाल लिया, फाई को निकालना ही था, क्यों, क्योंकि वही तो हमारी लार्मर फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद हमने क्या निकाल दिया, ओमेगा के ऊपर पहुंच गए। सिर्फ 2 या 3 ही स्टेप हैं, अगर आप भूल भी जाओ तो इजीली कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, प्लीज़ इसको पढ़ें, इसके ऊपर क्वेश्चंस को ट्राई करें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और जो भी ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम होते हैं उनके अकॉर्डिंग भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। तो कर लेंगे इसको। थैंक यू।